अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी नहीं बल्कि मेरी उम्र भर का निचोड़ है। आपको पसंद आए या नहीं, मगर मेरा नज़रिया मेरी ज़िंदगी ने बदल दिया। लोग कहते हैं हमारी कामयाबी में हमारे दोस्तों, रिश्तेदारों, मोहब्बत करने वालों का बहुत अमल दखल होता है, मगर मैं क्या करूं कि मैंने ज़िंदगी को इस नज़रिए से बहुत हट कर पाया। मैं सरमद अली आज ये समझता हूँ कि इंसान की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ उसके दोस्त का नहीं बल्कि उसके दुश्मन का होता है। आप यकीनन हंसेंगे और मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, मगर यकीन मानिए हमारा दुश्मन हमारे अंदर दबी सलाहियतों को उभारने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। वो हमारे हौसलों को पस्त करता है, अपनी ज़ुबान से हमें ज़ख्मी करता है तो हम उसकी बात को गलत साबित करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। दुश्मन की दुश्मनी हमारी कामयाबी की ख्वाहिश को मज़ीद भड़काती है। मैं सरमद अली जो इस वक्त फैसलाबाद का डिप्टी कमिश्नर हूँ, आज अपने माजी पर नज़र दौड़ाऊँ तो नफ़रतों के ना ख़त्म होने वाले बाब हैं, जो कि शायद मैं आपको मुख्तसरन ही बता सकूँ कि अपने से जुड़े लोगों के तमाम ऐब फ़ख्र से और खोल के बयान करना मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत हद तक नामुमकिन है। हाँ, अगर आपको भी ज़िंदगी में मेरी ही तरह टूट के चाहने वाले दुश्मन मिले हों, जिन्होंने आपके हौसले इस कदर पस्त किए हों कि जीना भी आपके लिए मुहाल हो गया हो, और आज आप उनकी नफ़रतों के बाद भी किसी मुकाम पे खड़े हैं, तो मेरी ये कहानी आप जैसे बहादुरों के नाम। आज जब मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, पूरा साइज ज़िंदगी, पुरसकून महल नुमा घर, जान छिड़कने वाली शरीके हयात और फरमाबरदार 2 बेटे 2 बेटियाँ, तो जहाँ दिल ही दिल में मैं अल्लाह का एहसानमंद हूँ, तो कुछ दिन पहले एक चैनल को अपनी कामयाबियों की लिस्ट गिनवाते दिल में ख्याल आया कि इस सब में हिस्सा तो किसी और का है, और इसी ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए आज मैं अपने आबाई गाँव के लिए निकल पड़ा हूँ। आज मुझे अपने उन सब दुश्मनों का शुक्रिया अदा करना है जिनकी नफ़रतों और धुतकार के बिना सरमद अली शायद आज डीसी फैसलाबाद ना बन पाते। बरसों बाद गांव के इकलौते गेस्ट हाउस में आकर माजी की तमाम तलखियां ताज़ा हो गई और जहन के शफाफ आईने पे मंजर फिर से एकदम झिलमिलाने लगे। कभी इस गेस्ट हाउस के लॉन में मैं और मेरा जिगरी दोस्त मुनव्वर फल और तरकारी चुराया करते थे। चौकीदार डंडा लेकर हमारे पीछे दौड़ता तो हम छुप कर ट्यूबवेल के पीछे बैठकर खाया करते। अक्सर महीनों तक वही चोरी का खाना मेरी वाहिद खुराक होता कि घर में तो अम्मा से सोटियों और गालियों के अलावा कुछ और खाने को कम ही मिलता। अम्मा को तो मेरे उसे अम्मा पुकारने पे भी एतराज़ होता था। नहीं हूँ मैं तेरी माँ मर गई और तुझे छोड़ गई मेरे लिए अजाब बनाकर, मनहूस कहीं का। तू भी उसके साथ ही मर जाता तो मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी में सुकून आ जाता। मनहूस खुद चली गई, अपने निशान पीछे छोड़ गई। अम्मा मेरे सौतेले भाई को घी में चुपड़ी हुई रोटी खिलाते हुए कहती तो पेट की भूख और कभी मोहब्बत की भूख से मेरी आंखें भर जाती, और फिर मेरी नम आंखों को खुश्क करने के लिए अम्मा का हाथ सोटी की तरफ बढ़ता और सोटी मुझ पर तब तक चलती रहती जब तक मेरे आंसू खुश्क ना हो जाते। माँ पराई थी, सौतेली थी, रो धो के चुप हो जाता, मगर जिंदगी के अब मैं उस नाजुक दौर से गुजर रहा था जहाँ सोचा करता माँ तो पराई है, सौतेली है, बाप तो अपना है, ये क्यों चोरों की तरह मुझे प्यार करता है। मेरी सगी माँ के इस दुनिया से चले जाने के हफ्ते बाद ही मेरा अब्बा इस औरत को इस नीयत से घर लाया था कि मुझे माँ की ज़रूरत है, मगर उस माँ के आने के बाद तो मेरे पास बाप भी ना बचा था। अब्बा छुप छुप के मुझे प्यार करता, सुबह स्कूल जाते हुए अम्मा से नज़रें बचा के मुझे कुछ पैसे खर्चने को देता कि स्कूल से कुछ खा लूँ, और अम्मा के सामने सिर्फ मेरे छोटे 2 बहन भाइयों को ही प्यार करता। मैं अपना ये सारा दुख दर्द अपने दोस्त मुनव्वर को सुनाता, जो मेरे लिए हर अधूरे रिश्ते की तकमील था। दोस्तों की तरह मेरे साथ खेलता, भाइयों की तरह रूठ जाता और कभी कभी तो माँ की तरह मेरी देखभाल भी करता। उसके घर जब भी मेरी पसंद का कोई खाना पकता, उसकी माँ मेरे लिए ज़रूर निकाल के रखती। और फिर जाने अब्बा को क्या हुआ, हर वक्त बीमार रहने लगा। डॉक्टर ने बताया दिल कमज़ोर हो गया है शायद। मेरे जिस्म पे पड़ने वाली सौतेली माँ की सोटियाँ मेरे अब्बा के दिल को कमज़ोर करने लगी थी। बाज़ाहिर बेहिस नज़र आने वाला अंदर से कितना हसास था। तभी आखिरी दिनों में मुझे हर वक्त
अपने पास चारपाई पे बिठाए रखता। गांव का डॉक्टर अब्बा का बहुत गमगुसार और अच्छा दोस्त था। जैसे मैं मुनव्वर से हर बात बेधड़क कर लेता, अब्बा भी डॉक्टर साहब के बहुत करीब थे। मैं उन दिनों 10वीं के इम्तहानात से फारिग हुआ था जब अब्बा ने मुझे एक खत और कुछ रकम देकर कहा था, सरमत पुत्र, मेरा वक्त करीब आ गया है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरा अच्छा अब्बा नहीं बन सका, मगर पुत्र तू कुछ बन जाना कि मेरी रूह को सुकून मिल जाए। जितना जल्द हो सके मेरे बाद इस घर से चले जाना। डॉक्टर साहब के दोस्त का पता है और डॉक्टर साहब का लिखा हुआ खत भी है। शहर में जाके इस आदमी को ये खत दिखाना, वहाँ छोटी मोटी नौकरी दिलवाने का तेरा बंदोबस्त ये कर देगा। और फिर एक शाम दिल का दौरा अब्बा के लिए जानलेवा साबित हुआ। अब्बा के जाने से मुझे यतीमी का एहसास इस शिद्दत से हुआ था कि सर छुपाने को भी आसरा ना मिलता था। अब्बा की जायदाद बस ये एक मकान ही था और इसमें 2 हिस्सेदारों का तस्वुर अम्मा के लिए सुहाने रूह था। इसलिए रोज़ बरोज़ मेरी रोटी घर में छोटी होती गई और अम्मा की सोटी मोटी होने लगी। गर्ज मेरे लिए इस घर में तो क्या, इस गांव में रहना भी मुश्किल होता जा रहा था। अम्मा के सौतेलेपन और जुल्मो सितम की दास्तां तो इतनी लंबी है कि बयान करने बैठूं तो शायद आपको यकीन ना आए। तभी मैंने गांव छोड़ने का इरादा कर लिया और आज इतने साल बाद मुनव्वर के घर की तरफ जाते हुए ट्यूबवेल पर मुनव्वर से मुझे अपनी आखिरी मुलाकात भी याद है, जब मैंने मुनव्वर को वो खत और टिकट अमानतन दिया। देख, मेरे घर में तो मेरे पास सर के नीचे रखने को एक तकिया नहीं जहां मैं ये खत छुपा सकूं। अम्मा देखेगी तो खत फाड़ देगी। डॉक्टर साहिब ने लिखा है ये खत, शहर में अपने दोस्त के नाम के मुझे नौकरी दे दे, वरना शहर में मेरे जैसी तालीम वाले को कौन पूछता है। गांव में तो लगता है अब मेरी रोटी रोजी ख़त्म हो गई है। मैंने गुमसुम से मुनव्वर को देखा। मुनव्वर उन दिनों अपनी खालाजाद की मोहब्बत में मुब्तला था। काम धंधा कुछ करता नहीं था, चुनांचे उसके खालू अपनी बेटी की शादी किसी और अच्छे घराने में करना चाहते थे, जबकि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। मुनव्वर की खालाजाद भी उसके इश्क में मुब्तला थी। वो था ही ऐसा खूबरू गबरू जवान कि उसे देख के लड़कियां पलकें झपकना भूल जाती। उसकी कज़न ने भी जैसे कैसे शर्माते ले जाते इजहार मोहब्बत तो कर दिया, मगर इतनी बाहिम्मत वो हरगिज़ ना थी कि मोहब्बत के नाम पर अपने घर वालों से बगावत कर जाती। सो इश्क के रोग को दिल से लगाए मुनव्वर सारा दिन गाँव की गलियों में गर्द उड़ाता फिरता था। काम धंधा कोई था नहीं, रिश्ता मांगता तो कैसे। मैंने मुनव्वर को वो खत, टिकट और कुछ पैसे पकड़ाते हुए बताया था, मेरे लिए जिंदा रहने का अब वाहिद आसरा बस यही चीज़ें हैं, संभाल के रखना और कल सुबह ही मुझे ये दे देना। अगले दिन फजर की नमाज के बाद मैं ट्यूबवेल पर बेचैनी से मुनव्वर का इंतज़ार करता रहा। सूरज निकल आया मगर मुनव्वर नज़र न आया। मजबूरन मैंने उसके घर का रुख किया तो उसके भाई ने बताया, वो तो चला गया है, अगले गांव से रेलगाड़ी पकड़नी है, शहर में डॉक्टर साहब के दोस्त के पास नौकरी मिली है उसे। अम्मा के पिछले 10 सालों की सोटियों ने भी मुझे इससे कम जख्मी किया होगा जितना मैं उस वक्त हुआ था। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, तो क्या मुनव्वर को सिर्फ अपनी खालाजाद से मोहब्बत थी? इस सवाल का जवाब न तब मेरे पास था न अब। आस्तीन का सांप जब डसता है तो जहर की तकलीफ से ज़्यादा दुख उस बेबसी का होता है कि आस्तीन के सांप से नफरत नहीं की जा सकती। मुनव्वर ने ट्रेन अगले गांव से पकड़ी थी ताकि मैं ताक़ुब न कर सकूं। इतने अरसे बाद दोबारा उसकी दहलीज पर आकर मैं फिर कांपने लगा था। दोस्ती में दगा, सुनना कहना आसान है, सहना बहुत मुश्किल। दस्तक के बगैर ही दरवाज़ा खुल गया। एक अनजान शख्स से मुनव्वर का पूछा तो उसने हैरान होते हुए बताया, मुनव्वर यहाँ नहीं रहता, घर किराए पे देकर पिछले हिस्से में रह रहा है। मैंने पिछले हिस्से का रुख किया। पिछले दोनों तामीरशुदा कमरों तक का सफ़र मुझे तवील मालूम हुआ और जहन में वसवसे और वहम गर्दिश करने लगे। मुख्तसर से जहन में चूल्हे के पास मुनव्वर की खालाजाद को देखकर मैं दीवार की ओट में हो गया। सोच रहा था कि अभी आवाज़ देकर मुनव्वर को बुलाता हूँ। दिल में यह भी ख्याल आया कि मुनव्वर का मुझे धोखा देने का मकसद पूरा हो ही गया। चूल्हे पे काम करती उसकी बीवी के पास कुछ और भी औरतें बैठी थी। मैं आवाज़ देने ही लगा था कि उसकी बीवी की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। धोखा दिया है इसने मुझे, इससे शादी करके तो मेरा नसीब ही फूट गए। वो किसी से अपना दुखड़ा कह रही थी। शहर से कमा कर लाता था तो दिन सुकून से गुजर रहे थे, फिर कहने लगा मेरा तेरे बगैर दिल नहीं लगता। काम चोर हड हराम, जब से गांव आया है कोई काम धंधा जमा कर नहीं किया, किराए से तो सिर्फ चूल्हा ही जलता है।
बेटा भी बाप पर ही गया है, निरा हड हराम नकम्मा, न पढ़ के दिया ना कोई हुनर सीखा। मुझे तो लगता है अब ये घर बेच के ही इसका कोई कारोबार करवाना पड़ेगा। अपनी बेटी को देखती हूँ, उसका निकलता कद और निकलती उम्र मेरी नींदें उड़ाती है। कैसे उसकी शादी करूँगी, कैसे उसका ब्याह रचाऊंगी। वो ठेठ पंजाबी में रवानी से बोले जा रही थी। उसके गिर्द मौजूद औरतें भी एक को चार बना बनाकर उसके दुख को मजीद बढ़ावा दे रही थी। सच ही कहते हैं बड़े, नखट्टू मर्द से शादी औरत को जवानी में ही बूढ़ा कर देती है। मुझे तो मुनव्वर ने परेशानियों के अलावा आज तक कुछ नहीं दिया जो इसे घर के किसी एक खर्च की भी फिक्र हो। इससे ज्यादा सुनने की मुझ में हिम्मत न थी। मैं जो आज तक ये सोचकर मुतमईन हो जाया करता था कि चलो मुनव्वर ने मुझे धोखा दिया, पर कम से कम अपनी मोहब्बत की तो कदर की, उसे तो खुश और मुतमईन रखा होगा। आज उसकी बीवी के लहजे का दर्द उसकी हकीकत बताने को काफी था। मैं बाहर से ही पलट कर मुनव्वर को ढूंढने चला गया। वो वही ट्यूबवेल पर गुमसुम बैठा था। मुझे देखकर कुछ बोल न सका और सर झुकाकर रोने लगा। इतने सालों में पहली बार वो रो रहा था और मैं चुप करवा रहा था। पहली बार अजनबियत हमारे दरमियान थी। बहुत देर बाद उसने पूछा, तू कैसा है? इतना खूबसूरत गबरू जवान आज हालात की सितम ज़रीफ़ी के बाइस कितना लागर, कमज़ोर और बीमार लग रहा था। कितने ही पल खामोशी की नज़र हो गए। मैं टिकटिकी बांधे उसे देखता रहा। ये वो मुनव्वर तो न था जिस पर गांव की मुटियारें अपना दिल हार जाती थी। मुतमईन हूँ, खुश हूँ। तेरे जाने के साल बाद मैं भी शहर चला गया था। नौकरी तो थी नहीं, छोटे मोटे काम करके गुजारा करता रहा। चंद पैसे जमा हुए तो कॉलेज में दाखिला ले लिया। तेरी याद आती तो दिल मजीद मेहनत को उकसाता ताकि ये साबित कर सकूं कि वो नौकरी ना मिलने के बावजूद मैं ज़िंदगी में तरक्की हासिल कर सकता हूँ। वो एक खत मेरी ज़िंदगी की ज़मानत न था। इसके बाद हम इधर उधर की बातें करते रहे। उसने अपने घरेलू हालात के बारे में मुझे खुलकर तो नहीं बताया, मगर मैं उसकी हालत से ही सब समझ गया था। और फिर अभी अभी उसकी बीवी की गुफ्तगू उसके हालात के ऊपर से पर्दा उठाने को मेरे लिए काफ़ी थी। मैंने उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत तफसील से तो ना बताया कि अपनी तरक्की जिताकर उसका दिल बुरा नहीं करना चाहता था। मैंने वाज़ेह तौर पे ना उसे बुरा भला कहा, ना उसे कुछ जिताया, क्योंकि उसके लहजे की नदामत ही उसके शर्मिंदा होने का वाज़ेह सबूत थी। फिर मुनव्वर ने ही बताया कि अम्मा ने मुझे गांव में भगोड़ा मशहूर कर रखा था। मुझे जानकर खुशी हुई कि मुझे यहाँ याद तो किया जाता था। जाने से पहले मैंने जेब से एक मोटा सा लिफाफा निकाला और मुनव्वर की तरफ खिसका दिया। उस लिफाफे में बहुत से नीले नोट थे जिनसे मुनव्वर के बहुत से मसाइल हल हो सकते थे। आखिर को मैं गाँव उसका शुक्रिया अदा करने आया था। बस मेरा अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ था। शुरू में तो मैं सोचा करता था कि मैं ज़िंदगी भर मुनव्वर की कभी शक्ल भी ना देखूंगा, मगर फिर मेरी सोच बदलने लगी। जैसे जैसे ज़िंदगी मेरे लिए कामयाबी और तरक्की के दरवाजे खोलने लगी, मेरे दिल में आजिज़ी और भी बढ़ने लगी और मेरे ऊपर तरक्की ने अजीब सा असर छोड़ा। मैं सोचता था कि दुनिया दो तरह के इंसानों से बनाई गई है। एक तरफ गलती करने वाले हैं तो दूसरी तरफ माफ़ करने वाले हैं। बल्कि गुजरते वक्त ने मेरे इस यकीन को मज़ीद पुख्ता कर दिया था कि इंसान खताकार है, कमज़ोर है। माफ़ कर देने वाला यकीनन किसी बहुत बड़े रुतबे का आदमी होता है। ट्यूबवेल से उठकर मैंने अम्मा के घर का रुख किया। मैं जानता था मेरे जाने के बाद लिफाफा खोलकर मुनव्वर मज़ीद ज़ारो कतार रोया होगा कि बाज़ औक़ात इंसान की शख्सियत पे लगे दाग उसके नदामत के आंसू ही धो सकते हैं। मैंने मसलहतन मुनव्वर को अपने ओहदे के बारे में नहीं बताया था कि मुबादा वो मुझसे झिझक जाए और खुलकर अपने हालात मुझसे बयान न कर सके। अलबत्ता दिल में मैं उसके लिए किसी अच्छी नौकरी का बंदोबस्त करने का तहैया कर चुका था। मैंने बताया ना, मेरा दुश्मनी निभाने का अंदाज भी बहुत मुख्तलिफ है। सालों पहले लुटा पुटा तही दामन शहर में दाखिल होने वाला वो सरमद अली तो कोई और ही था। फिर जो वक्त ने और लोगों ने उसे ठोकरें मारी, अब वो उसे किसी तमगे से कम मालूम ना होती थी। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जब रफ्ता रफ्ता मुझे कामयाबियाँ मिलने लगी तो इसमें दोस्तों के साथ साथ मेरे दुश्मनों का भी बहुत बड़ा हाथ था। और अम्मा को मैं कैसे भूल जाता। सो उसका शुक्रिया अदा करने आज उसके घर के बाहर खड़ा था। मैं उस वक्त शलवार कमीज में मलबूस था, पर मुझे देखकर मेरे रहन सहन का अंदाज़ा लगाना इतना मुश्किल ना था। अगरचे मैं अपने साथ कोई प्रोटोकॉल या गाड़ी वगैरह नहीं लेके आया था,
मगर फिर भी मेरी भाभी मुझे देखते ही मरूब हो गई और अंदर लाकर बिठा दिया। घर की हालत बहुत बेहतर थी, जिससे खुशहाली का अंदाज़ा होता था। मैं अपना तारुफ करवाने लगा था कि एक बच्चा परात में चावल लेकर आ गया। अम्मा, दादी कह रही है मेरी नज़र कमज़ोर है, मुझे पत्थर नज़र नहीं आ रहे। इस पर मेरी भाभी को तैश आ गया। वो माजरत करके अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ी और गुस्सा होने लगी। कमरे आपस में मिले हुए थे, इसलिए मैं वाज़ेह तौर पे भाभी के अल्फाज सुन सकता था। इतनी तो तुम्हारी नज़र कमज़ोर नहीं होगी, खाने को तो बड़ा साफ नज़र आता है। मैं अकेली कितना काम करूं? खाने के लिए तो पूरा मजमा, काम को सिर्फ मैं। मेरा शौहर इतनी मेहनत से पैसा कमाता है, सब तुम्हारी दवाओं और खुराक में उड़ जाता है। ऊपर से फिर कहती हो मुझे नज़र नहीं आता। तू हमेशा से ही मनहूस थी, जवानी में ही शौहर को खा गई, बेवा हो गई। बेटे को मार मार कर तूने घर से भगा दिया। कैसी मनहूस है तू, तुझे तो मौत भी नहीं आती। अब हम मियाँ बीवी के पीछे पड़ गई है। आज आ लेने दे उसे। ये जो तुझे मैंने एक कमरा दे के रखा हुआ है ना, आज तुझे यहाँ से भी निकलवाती हूँ। हड हराम, काम चोर। वो औरत जो कि यकीनन मेरी भाभी ही थी, उसके अल्फाज ने मेरी रूह को इस बुरी तरह से ज़ख्मी किया कि क्या ही कभी अम्मा की सोटी ने मेरे जिस्म को ज़ख्मी किया होगा। वो मेरी मौजूदगी में ये सब कह रही थी तो तन्हाई में क्या कहती होगी, ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इतना बेअदब तो ना था, मगर फिर भी बगैर इजाज़त अम्मा के कमरे में चला आया। उसकी नज़र कमज़ोर ज़रूर थी, मगर आंखों पे ऐसा भी पर्दा ना था कि मुझे पहचान न सकती। मुझे देखकर उसकी आंखों में हैरत, शनासाई और दर्द सब एकदम मिली जुली कैफियत में वाज़े हुए। अम्मा, मैंने संभल कर पुकारा। मेरे साथ चलेगी मेरे घर? वहाँ मेरी बीवी है, तेरे पोते पोतियाँ हैं। अम्मा यूं हैरत से मुझे देख रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। फिर कितनी देर बाद बोली, सरमद अली, तू आ गया। उसकी आंखों से 2 आंसू निकले और झुर्रियों ज़दा चेहरे के अंदर ही कहीं गुम हो गए। वो बहुत बूढ़ी, लागर और कमज़ोर हो गई थी। मुझे यकीन न आ रहा था ये मेरी वही तनतने वाली, वही दबदबे वाली माँ है जो बाद में बाद सोटी उठाकर मेरी धुनाई किया करती थी। और कुछ देर बाद उसका हाथ एक दफ़ा फिर सोटी की तरफ गया, पर इस बार मुझे मारने के लिए नहीं, बल्कि उस बेजान और बेरहम सोटी का सहारा लेकर मेरे साथ चलने के लिए। मुझे एकदम तैश आ गया। मैंने अम्मा की सोटी पकड़कर एक तरफ फेंक दी। जिन माओं के बेटों के जवान कंधे उनको सहारा देने के लिए मौजूद हों, उनको ऐसी बेजान सोटियों की भला क्या ज़रूरत। मैंने अम्मा का हाथ पकड़ के अपने कंधे पे रखा और अभी एक ही कदम उठाया था कि बोली, सरमद अली, मैं तो समझी थी तू मुझे भूल भी गया होगा। अगर तुझे भूल जाता अम्मा, तो आज तेरा सहारा न बन सकता। मैंने ज़ुमानी अंदाज में कहते हुए उसके झुर्रियों ज़दा चेहरे की तरफ देखा और उसका दूसरा हाथ थाम के अपने होंठों से लगा लिया। अम्मा की आंखों में मोहब्बत और तशक्कुर का समंदर मौजज़न था और मैं सरमद अली अपनी माँ को सहारा दिए अपनी भाभी को वहीं हैरान परेशान छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते सोच रहा था कि अम्मा के एहसान का शुक्रिया भला मैं कैसे अदा कर सकूँगा। आखिर आज तरक्की के अलावा भी इल्मो शऊर और आजिज़ी के मैं जिस मुकाम पे खड़ा था, वो अम्मा की दिन रात की गालियों, तानों और सोटियों के बायस ही तो मुमकिन हो सका था। अब बाकी तमाम उम्र मुझे उसका सहारा बन के उसका एहसान चुकाना होगा कि मेरी हकीकी दोस्त तो मेरी ये दुश्मन सोटी ही साबित हुई।